नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एमपी लैंड रेवेन्यू कोड का जो चैप्टर 18 है, अध्याय 18 है, जिसे हमने जो है हमारे पूर्व वाले वीडियो में स्टार्ट किया था। और हमने जो है इस चैप्टर को अध्ययन की दृष्टि से 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। और इन तीनों पार्टों में से जो पार्ट फर्स्ट है, जिसका अध्ययन हमने जो है हमारे पूर्व वाले वीडियो में किया था, जिसके अंतर्गत हमने सेक्शन 233 से लेकर सेक्शन 242 तक की सेक्शंस का अध्ययन किया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है चैप्टर 18 का जो पार्ट सेकंड है, जो हमने अध्ययन की दृष्टि से बनाया है, जिसके अंतर्गत सेक्शन 243 से लेकर सेक्शन 247 तक की सेक्शंस का अध्ययन करेंगे। और इन सेक्शंस में देखेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से जो है इन्हें हमें जो है किस प्रकार से तैयार करना है। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो लेक्चर। मित्रों, यदि आप जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है अनअकैडमी के साथ जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर जो है MPCJ प्रीलिम्स प्लस मेंस का बैच यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, जो कि 16 मार्च से जो है स्टार्ट हो रहा है। 6 मंथ्स के लिए ये बैच है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है मेंस एग्ज़ाम्स की टेस्ट सीरीज़ भी चलाई जा रही है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन, इंडियन बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ वगैरह आपको मिल जाते हैं। फिर इसी के साथ साथ जो है फ्री टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर चलाई जा रही है। फ्री स्पेशल क्लासेस जो है एवरीडे चलते हैं। फिर एक्सपर्ट गाइडेंस यहाँ पर आपको मिल जाता है प्रिपरेशन के लिए। फिर आप जो है डाउट सेशन भी है, अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हैं। और फिर जुडिशरी आइकॉनिक लाइव क्लासेस भी यहाँ पर अवेलेबल है। मित्रों, अगर प्राइसिंग प्लान की बात करें यहाँ पर, तो जो अफोर्डेबल प्राइसिंग प्लान है, यहाँ पर मंथली वाइज जो है प्राइसिंग प्लान अवेलेबल है। आपको अगर 1 मंथ का, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, जैसी भी आपकी सुविधा हो उसके अनुसार जो है आप प्राइसिंग प्लान ले सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ अगर आप हमारा जो कोड है LEG10, अगर इसको यूज़ करेंगे तो आपको 20% तक का डिस्काउंट भी जो है यहाँ पर मिलेगा। फिर इसी के साथ साथ जो है आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जो है ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मित्रों, चैप्टर 18 के अंतर्गत अब हम देख रहे हैं सेक्शन 243 से लेकर सेक्शन 247 तक के प्रावधान। मित्रों, इन सेक्शंस में मुख्य रूप से जो है आबादी क्षेत्रों के संबंध में और इसी के साथ साथ जो है ऐसे खनिजों के संबंध में जो कि जो है भूमि के अंदर पाए जाते हैं, उन पर सरकार के हक के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें सेक्शन 243 से लेकर सेक्शन 246 तक आबादी क्षेत्र के संबंध में प्रावधान है। और सेक्शन 247 के अंतर्गत जो है ऐसे खनिजों पर राज्य सरकार के अधिकार के संबंध में प्रावधान है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आबादी क्षेत्र के संबंध में क्या प्रावधान उपलब्ध किए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम समझें कि आबादी से क्या तात्पर्य है। तो देखिएगा, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड की जो सेक्शन 2 है, जिसमें परिभाषाएं दी गई हैं, उसके सेक्शन 2A के अंतर्गत, मतलब सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 का सबसेक्शन A जो है, इसके अंतर्गत जो है आबादी को परिभाषित किया गया है। और आबादी से तात्पर्य क्या है? आबादी से तात्पर्य ऐसा क्षेत्र है जो कि किसी ग्राम में आबादी के लिए या वहां के निवास करने वाले लोगों के लिए जो है आरक्षित रखा गया है निवास के लिए, ऐसा क्षेत्र जो है आबादी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसी आबादी क्षेत्र के संबंध में जो है सेक्शन 243 से 247 तक प्रावधान दिए गए हैं। तो क्या प्रावधान है, तो बात को समझिएगा। सेक्शन 243 में आबादी के संबंध में यह प्रावधान दिया गया है कि जहां आबादी क्षेत्र अपर्याप्त है, मतलब कि किसी गांव में जो लोगों के रहने के लिए जो जगह है वो अपर्याप्त है, कम है, तो ऐसी स्थिति में जो है इस सेक्शन में कलेक्टर को पावर दिया हुआ है कि वो क्या कर सकता है, दखल रहित जो क्षेत्र हैं उनको आरक्षित कर सकता है। काय के लिए? आबादी के लिए, है ना। जो गांव में जो दखल रहित क्षेत्र है उस क्षेत्र को आरक्षित करने की शक्ति जो है कलेक्टर के पास है, आबादी के लिए या लोगों के रहने के लिए जगह की व्यवस्था करने के लिए। तो यहां पर जो है कलेक्टर दखल रहित क्षेत्र को आरक्षित कर सकता है। इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए कि उस क्षेत्र में दखल रहित भूमि इतनी उपलब्ध ना हो, तो ऐसी कंडीशन में राज्य सरकार को यह
अधिकार दिया गया है कि वो जो है आबादी क्षेत्र के लिए या आबादी के लिए या लोगों के निवास के लिए जो है क्या कर सकता है, भूमि का अधिग्रहण कर सकता है या भूमि अर्जित कर सकता है ना। लोगों से जो है भूमि को अर्जित कर कर जो है उस आबादी क्षेत्र के लिए व्यवस्था कर सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब राज्य सरकार जो है ऐसी भूमि अर्जन करेगा तो उसे जो है भू अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, ध्यान रखिएगा ये 2018 के द्वारा जोड़ा गया है कि कौन सा अधिनियम है, भू अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे। अब बात को समझिएगा, 2018 के पहले यहां पर क्या था, यहां पर वर्णित था भू अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधान जो है लागू होंगे। लेकिन 2018 के अमेंडमेंट से क्या कर दिया है, जो 2013 का जो अधिकार अधिनियम है उसके प्रावधानों को यहां पर स्टैब्लिश किया हुआ है। अब राज्य सरकार जब भू अर्जन की कार्रवाई करेगी, भू अर्जित की कार्रवाई करेगी, तो इसके तहत जो है जो भी कंपनसेशन किसानों को देना है, जो भी ऐसे लोगों को देना है जिनकी भूमि जो है अर्जित की जा रही है, तो उसको जो है इसके तहत कंपनसेशन दिया जाएगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट केस है जिसको आप ध्यान रखिएगा कि उदयजीत वर्सेस जयसिंह 1969 का केस है। इस केस में यह कहा गया कि सेक्शन 243 के अंतर्गत जो कलेक्टर साहब हैं, कलेक्टर जो है क्या कर सकेगा, कलेक्टर द्वारा आबादी क्षेत्र में अभिवृद्धि की जा सकती है। तो जैसा कि अपन ने पहले देखा कि कलेक्टर जो है क्या कर सकते हैं, दखल रहित क्षेत्र को आरक्षित कर सकते हैं। तो इसी के लिए यहां पर ये इस केस में वर्णित किया गया कि कलेक्टर को ये पावर है कि वो क्या कर सकता है कि दखल रहित भूमि को जो है अभिवृद्धि कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है, और बढ़ाने के लिए वो जो है इस सेक्शन के अंतर्गत जो है दखल रहित भूमि में जो है उसकी व्यवस्था करेगा। तो यहां पर हमने आबादी क्षेत्र के संबंध में, जबकि आबादी भूमि किसी गांव में कम है तो उसके लिए व्यवस्था करने के प्रावधान देखे। अब बात को समझिएगा कि जब राज्य सरकार के द्वारा भू अर्जित किया जाता है या फिर राज्य सरकार के द्वारा जो है या कलेक्टर के द्वारा जो है दखल रहित भूमि को आरक्षित कर दिया गया है, किसके लिए, जो है आबादी क्षेत्र के लिए, तो अब ऐसी भूमियों को क्या करना है, जो सरकार जो है कलेक्टर ने आरक्षित कर ली है या राज्य सरकार ने अर्जन किया है, तो अब इनको बांटना पड़ेगा। किनको, जो उस गांव के अंदर जो है ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है आबादी क्षेत्र में जो है रहने के लिए जगह नहीं है, तो उनके बांटने के लिए व्यवस्था सेक्शन 244 में दी गई है कि आबादी स्थलों का आवंटन किया जाएगा। अब यहां पर जो है ये व्यवस्था दी गई है कि तहसीलदार साहब जो है आबादी क्षेत्र में पट्टों पर आबादी स्थलों का आवंटन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात है, 2018 में यहां पर व्यवस्था की गई है। अब यहां पर बात समझिएगा कि 2018 के संशोधन से पहले जो है ग्राम पंचायतों को भी जो है इस सेक्शन में अधिकार थे कि वो जो है आबादी क्षेत्रों को जो है या आबादी के स्थलों को जो है बांट सकते थे पट्टे के द्वारा। लेकिन अब जो है ग्राम पंचायतों वाला जो क्लॉज है उसको हटा दिया गया है। वर्तमान में तहसीलदार साहब को जो है या तहसीलदार जो है इनको आबादी क्षेत्र के पट्टों को जो है आबादी स्थलों को जो है इनको बांटने का या पट्टों के तहत देने का अधिकार दिया गया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर इसी के बाद हम देखें अगली सेक्शन 245, ये क्या प्रावधान करती है कि जो लोग आबादी क्षेत्र में भूमि धारण कर रहे हैं, है ना, तो ऐसे लोगों को, क्योंकि देखिए लोग निवास कर रहे हैं और वो सभी की सभी कृषक हैं, तो उनके लिए विशेष छूट दी गई है कि ऐसे लोग जो है अगर आबादी क्षेत्र में गृह स्थल धारण करते हैं, निवास के लिए गृह स्थल धारण करते हैं, तो उनसे जो है कोई भू राजस्व नहीं लिया जाएगा। मतलब कि वो जो है भू राजस्व के बिना गृह स्थलों को धारण करने का अधिकार रखते हैं। अब इस सेक्शन में किन किन लोगों को शामिल किया गया, तो बात को समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्या कहता है, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 2018 के अमेंडमेंट से, जो अमेंडमेंट के प्रारंभ होने से पहले कौन कौन लोग हैं जो भूमि धारण करते थे, कोई कोटवार है, मतलब कोई कोटवार द्वारा धारित भूमि है। मतलब कि आपको पता होगा कि एमपी लैंड रेवेन्यू कोड में कोटवार एक ऐसा लोक सेवक है जो कि गांव में सरकार की ओर से काम करता है। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे कोटवार जो है कोई भूमि धारण करते हैं, तो उनको जो है यहां पर ऐसी भूमि को जो है भू राजस्व के बिना धारण करने का अधिकार है। इसी के साथ साथ और क्या दिया है, ऐसे व्यक्तियों के दखल में है जो कि ऐसे ग्राम में या उस ग्राम में
जिसमें कि सामान्यतः ऐसे ग्राम से खेती की जाती है ना, भूमि धारण करते हैं। तो वो लोग जो कि गांव में खेती करते हैं या किसी अन्य गांव में रहते हैं लेकिन वो वहां से खेती करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी जो है यहां पर ऐसे आबादी क्षेत्र में बगैर भू राजस्व के भूमि धारण करने का अधिकार है। और इसी के साथ साथ गांव के अंतर्गत जो कृषि शिल्पकार है, मतलब कि जो कि कृषि के इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, हल वगैरह बनाते हैं, गैती, फावड़े, कुल्हाड़ा बनाते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं जो कृषि शिल्पकार हैं, उनको यहां पर जो है ऐसे भूमि को धारण करने का अधिकार है बगैर भू राजस्व के। इसी के साथ साथ जो कृषि श्रमिक है, मतलब ऐसे लोग जो कि कृषि के कामों की श्रमिक करते हैं, मतलब उसको लेबर के रूप में करते हैं, तो उनको भी जो है यहां पर बगैर भू राजस्व के भूमि धारण करने का अधिकार है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। राधे श्याम वर्सेस शासन 1963 का केस है। इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की गई है, इस धारा में वर्णित व्यक्ति ही आबादी भू राजस्व की छूट से मूल्य मतलब मुक्त भूमि स्थल जो है प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, दुकानदार नहीं। इंपॉर्टेंट बात कि इस केस में क्या स्पष्ट कर दिया गया कि भाई इस सेक्शन के तहत, सेक्शन 247 के तहत बिना भू राजस्व के दिए या भू राजस्व के बिना गृह स्थल धारण करने का अधिकार जो है कहां यहां पर किसको दिया गया है, ऐसे आबादी क्षेत्र के अंतर्गत जो है जो लोग कह सकते हैं भवन स्थान रखते हैं, उन्हीं को ही छूट दी गई है। यहां पर दुकानदारों को जो है इस प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, मतलब जो दुकानदार हैं वो जो है भू राजस्व के दिए बिना गृह धारण नहीं कर सकते हैं आबादी क्षेत्र में। तो यहां पर इस केस में ये कहा गया। अब इसके बाद हम देखें सेक्शन 246 के अंतर्गत क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि आबादी में गृह स्थल धारण करने वाले व्यक्तियों के अधिकार के बारे में, कि अधिकार उनका कैसा होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि 2018 के अमेंडमेंट्स के पूर्व जो है, जो ऐसे आबादी क्षेत्रों में भूमि धारण करते थे, ऐसे आबादी क्षेत्रों में जो है गृह स्थल के रूप में भूमि धारण करते थे विधि पूर्वक, ऐसे लोग जो है ऐसे संशोधन के बाद जो है क्या हो जाएंगे, उन्हें भूमि स्वामी माना जाएगा। वह उस भूमि के संबंध में जो है भूमि स्वामी हो जाएंगे। तो यहां पर जो है आबादी क्षेत्र के संबंध में सेक्शन 243 से लेकर सेक्शन 246 तक यही सारे प्रावधानों का उपलब्ध है। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम चलते हैं हमारी जो अगली सेक्शन है, सेक्शन 247 पर, जो कि खनिजों पर राज्य सरकार के हित के संबंध में प्रावधान करती है। मित्रों, सेक्शन 247 के अंतर्गत जो है खनिजों के संबंध में सरकार का हक के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इस सेक्शन में सब सेक्शन 1 से लेकर सब सेक्शन 8 तक के प्रावधान है, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो प्रावधान है उनको हम यहां पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा उपधारा 1 में क्या किया हुआ है कि इसमें जो है जो भी खनिज होते हैं राज्य में, उन पर सरकार का अधिकार है, राज्य सरकार का अधिकार है। इसकी घोषणा की गई है कि भाई जितने भी खनिज हैं वे सब राज्य सरकार के हैं, उन पर राज्य सरकार का अधिकार होगा। बात को समझिएगा, जो भी कृषक हैं या जो लोग भी जो है भूमि धारण करते हैं, वह भूमि की सतह का उनका अधिकार होता है, लेकिन उस सतह के नीचे जितने भी खनिज हैं, जितने भी जो है मिनरल्स वगैरह हैं, उन सब पर राज्य सरकार का अधिकार होता है। इसके संबंध में उपधारा 1 में प्रावधान किया गया है। उपधारा 2 के अंतर्गत ये कहा गया है कि भाई ऐसे खनिजों तक या ऐसे खनिजों के अधिकार का उपयोग करने में राज्य सरकार को अगर कोई रास्ता वगैरह चाहिए या उनको रेल के पथ वगैरह बनाने हैं, तो राज्य सरकार जो है ऐसे खनिजों के संबंध में इन अधिकारों का उपयोग भी कर सकती है। कहीं पर रोड बना सकती है, रास्ते बना सकती है, रेल की लाइनें बिछा सकती है, जिससे कि वह ऐसे खनिजों को जो है उत्खनन कर जो है अपने अधिकार का उपयोग कर सके। अब इसी के साथ साथ जो है उपधारा 3 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है कि भाई राज्य सरकार का अधिकार जो है अगर समनिदेशित किया जाता है, समनिदेशित तात्पर्य यहाँ पर किसी व्यक्ति को जो है खनन करने के लिए खानों के पट्टे वगैरह दिए जाते हैं, मतलब राज्य सरकार अपने अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को समनिदेशित कर रहा है, तो राज्य सरकार जो है ऐसा समनिदेशित कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो अधिकार राज्य सरकार के हैं खनिजों को निकालने का, उनको जो है ले जाने का, ट्रांसफर करने का, जो अधिकार राज्य सरकार का है, वही अधिकार जो है यहाँ पर ऐसे समनिदेशित व्यक्ति का भी होता है। अब इसके बाद जो उपधारा 4 है, ये प्रावधान करती है कि ऐसे खनिजों के उत्खनन करने में अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को
किसी भी प्रकार के उसके अधिकार का उल्लंघन होता है, अतिलंघन होता है, मान लीजिए कि जमीन के अंदर से जो कोई खनिज निकालना है, लेकिन ऊपर जो सतह है उस पर जो लोग अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, उनके अधिकार का अगर अतिलंघन होगा तो सरकार जो है उनको प्रतिकर देगी, है ना। तो यहां पर जो है प्रतिकर के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं कि सरकार जो है उनके प्रतिकर की व्यवस्था करेगी। अब इसी के साथ साथ जो है उपधारा 7 के अंतर्गत यहां पर, है ना, ये गलत आ गया, उपधारा 7 है। उपधारा 7 में ये प्रावधान दिया गया है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना क्या करता है, ऐसे खनिजों को खोद लेता है या उसको निकालता है, तो यहां पर जो है कलेक्टर साहब क्या कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है शास्ति अधिरोपित कर सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं। वो जुर्माना एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाजार मूल्य का जो खनिज निकाला गया है उसका जो बाजार मूल्य है उसके 4 गुना तक, मतलब उसके 4 टाइम्स तक जो है कलेक्टर साहब जो है ऐसे व्यक्ति पर शास्ति या उस पर जो है जुर्माना अधिरोपित कर सकते हैं। तो यहां पर सेक्शन 247 में राज्य सरकार के खनिज, जो भी राज्य में खनिज हैं, उसके संबंध में अधिकार का उल्लेख करती है। मित्रों, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो है लॉ से संबंधित हम लाते रहते हैं। तो मित्रों, होती है मुलाकात आपसे हमारे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।